हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो आपका जो है एएस, कौन कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया? एएस 1 का हो गया है, 2 का हो गया है, 3 का हो गया है, अब हम लोग 10 पे आ गए हैं। तो आप लोगों ने वो 30 मिनट्स वाली वीडियो देख ली है? जरूर देख लो यार। अभी मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ। बीच बीच में मैं प्रोविजन आपको बताते रहूंगा, लेकिन 30 मिनट्स में वो 8 एएस रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप प्लीज जाके उसको देख लो, ठीक है? तो आ जाओ, हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हाँ जो देखो क्या लिखा है। ठीक है, बोला है एंटिटी ए है, ठीक है, सुपरमार्केट चेन है, रिनोवेट करा रही है वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। ओके, द स्टोर विल हैव अ मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स। मतलब सारे सामानों के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा आफ्टर रिनोवेशन। और विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट, ठीक है, फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट भी खोलेंगे। मैनेजमेंट प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स। अच्छा, खुलने के बाद वो बजट बना रही है, विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड रिमॉडलिंग का कॉस्ट उसमें है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 15% इंक्रीज इन सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रेनोवेशन। वो बोल रहा है कि 15% सेल हमारी बढ़ जाएगी स्टोर के रेनोवेट कराने से। हो सकता है, पॉसिबल है, विच विल अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर। ओके, वेदर रिमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज और नॉट। कोई भी ये सब पूछ रहा है कि ये रिमॉडलिंग का जो खर्चे लग रहे हैं वो कैपिटलाइज होंगे कि नहीं। देखो, कोई भी खर्चे तभी कैपिटलाइज होते हैं, इसका दो दो रीजन है। मतलब इस दो दो चीजें होनी चाहिए। पहला, इस खर्च से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए, और दूसरा, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग ये बता ही रहा है कि सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग हमारी इतनी है, और दूसरा, और ये भी बता रहा है कि 15% हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। सर बिल्कुल कैपिटलाइज होगी, क्यों नहीं होगी सर? देखो क्या बोल रहा है, इट शुड बी कैपिटलाइज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर। सिंपल। अब देखो इस पे क्या है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन इफ द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि आपकी कोई यूनिट होती है कि तो क्या करना पड़ता है आपको, कोई बड़ी मशीनरी है, उसमें कोई कोई यूनिट ऐसी होती है जिसको आपको हर कुछ 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 टाइम पे उसको बदलना होता है। एज एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रिंटर होती है, उसका जो कार्टेज होता है वो आपको बदलना पड़ता है। और बड़े बड़े मशीनों में ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आपको बदलना पड़ता है। तो ये वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, पहले पुरानी को डी रिकॉग्नाइज करना है, फिर नए को आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो पुरानी डी रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ असेट्स में क्या होता है, आपको इंस्पेक्शन कॉस्ट खर्च करने पड़ते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या होता है सर? जैसे कोई असेट्स आपको खरीदनी है तो उसके रिलेटेड पहले आप कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन was not identified in the transaction in which the item was acquired or construction। मतलब बोला है, तो आप क्या करोगे अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं हो रही है? तो सर हमें आइडेंटिफाइड हो या ना हो, हम डी रिकॉग्नाइज तो करेंगे ही करेंगे। मतलब प्रीवियस यूनिट जो होगी, अगर नई यूनिट लगाई जा रही है तो प्रीवियस यूनिट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर नई यूनिट को रिकॉग्नाइज करेंगे। और फिर क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट और इंस्पेक्शन। वो बोल रहा है कि हमारे पास अगर प्रैक्टिकेबल है ही नहीं ये डिटरमाइन कर पाना। सर अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप एस्टिमेटेड अमाउंट पे करिए, लेकिन आप उसको डी रिकॉग्नाइज करते रहिए। बिना डी रिकॉग्नाइज करने आप उसी पे नए भी चढ़ा दोगे वैल्यू को। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए पुराना डी रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखा है, सिमिलर कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट आप लेके करिए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोला एंटिटी एज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी। वो बोल रहा है कि हमारी खाली जमीन है, फैक्ट्री प्रॉपर्टी है, विच इट मतलब फैक्ट्री प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन। वो पूरा गिरवाना चाहती है एंड रीडेवलप, फिर से बनवाना चाहती है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर साइट, टेम्परेरी साइट पे वो शिफ्ट कर रही है। इससे क्या होगा, ये सारे खर्चे हो रहे हैं, सेटअप कॉस्ट लग रहे हैं, ठीक है, न्यू मशीन लोकेशन पे शिफ्ट करने के लिए। रेंट लग रहा है, रेंट भी देना पड़ रहा है उसको जहाँ पे नया पे जा रही है। रिमूवल कॉस्ट लग रहा है 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट अ मशीनरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो एक बात बताओ, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट ये क्यों हो रहा है? ये दोनों इसीलिए हो रहा है ना बच्चों, कि शिफ्टिंग करने की वजह से हो रही है। तो ये शिफ्टिंग करने को कौन बोला था? इससे आपकी क्या, आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने लग रही है? नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रही है? नहीं ना बच्चों, जब वो बन जाएगी तब तो होगा। तो ये कैसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं सर। और ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों। तो यानी ये सारे एक्सपेंस आपको कहाँ जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे। वो पूछ रहा है कि क्या आपका ये कैपिटलाइज हो सकता है? मारो इसको पहले, मारो फिर जवाब देना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर विद अ सप्लायर। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या?
स्पीड उस पे धीमे भी होती है, ठीक है, यूट्यूब पे धीमा कर लो। देखो क्या लिखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीमे बोलने की। ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज द मशीनरी विच इज टू बी कैपिटलाइज विच इज टू बी इंस्टॉल, ठीक है, इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 मंथ्स टाइम, मतलब 3 महीने में उसे एक जो है मशीन परचेज करके इंस्टॉल करनी है। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन laying foundation were rupees 1,40,000. These activities are supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose, 45,000 per month. Okay. अच्छा, 3 महीने यहाँ बोला था कि 3 महीने लगेंगे उसको इंस्टॉल इंस्टॉल करने में, 3 महीने तक लगेंगे। द मशीन वाज परचेज 1 लाख कितना है, 1,58,00,000, 1,58,58 है। 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा विच इनकर टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। देखो, जो उसको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, मतलब उसको रेडी फॉर यूज में लग रहा है, वहां तक जाएंगे वो खर्चे, उसको मंगाने में लग रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होती है वो आपकी कॉस्ट जुड़ेगी। एन आर्किटेक्ट वाज अपॉइंटेड एट अ फीस ऑफ 30,000 टू सुपरवाइज द मशीन इंस्टॉलेशन। देखो, मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वो आर्किटेक्ट की जरूरी है। तो सर ये भी जाएगा आपका, क्या क्या जाएगा आपको क्या लगता है? ये कॉस्ट तो जाएगा, ये 50,000 मंगवाने में जाएगा, मंगवाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे? 30,000 रुपया सुपरवाइजरी मशीन सुपरवाइज आर्किटेक्ट को दिया जा रहा है, ये पर मंथ नहीं है, तो 30,000 डायरेक्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टेक्नीशियन चाहिए 3 महीने के लिए, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 45 तो मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी जाएगा। देखो 158, और क्या है सर, 1,40,000। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी है, हाँ। यहाँ पे साइट, अरे यार साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ये भी तो जाएगा ना। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लेइंग फाउंडेशन, ये जाएगा ना बच्चों। आपको साइट पे जब तक आप काम नहीं कराओगे तब तक इंस्टॉल कैसे होगी? देखो ये लिखा हुआ ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर एट स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाई 3, और ट्रांसपोर्टेशन और आर्किटेक्ट, खत्म। अब आ जाओ इसमें क्या बोल रहा है। जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जिसके बिना मशीन रेडी फॉर यूज नहीं हो सकती, तो भैया वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा है। एंटिटी ए which operate a major chain of supermarket has acquired a new store location, उसने कोई न्यू स्टोर एक्वायर किया है। द न्यू लोकेशन रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर, उसको कुछ रेनोवेट कराना है। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड रेनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए रहेगा, ड्यूरिंग विच द सुपर मार्केट विल बी क्लोज। अच्छा, सुपर मार्केट उस समय बंद रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर, मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट। अच्छा, मतलब उसको बनवाने बनवाने में जो खर्च लग रहे हैं, एंड सैलरी ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट। व्हाट विल ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। अब एक बार बताओ, ये कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग कॉस्ट, इससे क्या होगा? आप उसको बनवा रहे हो, रीमॉडलिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इससे आपकी, आप रीमॉडलिंग कर रहे हो यार, आप उसको रेनोवेट करा रहे हो एकदम अच्छे से, तो जाहिर सी बात है ये कॉस्ट तो मेजर हो ही रही है, और इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगी, तो ये तो कैपिटलाइज होगा सर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरी जो उसको प्रिपेयर करेगा बिफोर इट्स ओपनिंग और रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट। तो आप एक बार बताओ, ये तो आपका सैलरी यार, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तो बिजनेस करने के लिए आप एक खर्च दोगे, ये अभी भी है तब भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन और रिमॉडलिंग कॉस्ट तब भी होगी। ठीक है, वो तो रेडी कर रहा है ना, कि मतलब साफ सफाई कर रहा है वहाँ पे, तो सर ये तो नहीं जाएगा आपका। तो ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, उसके साफ सफाई से ऐसा नहीं हो सकता कि जो है उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए कंपनी को। ठीक है, अब बात समझ रहे हो ना, तो ये तो नहीं जाएगा, बात को तो समझ ही रहे होगा मुझे, तो ये पीनल में जाएगा सर, और ये कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, शुड बी पार्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। वो बोल रहा है ना कि सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन विदाउट रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग के बिना वो नहीं हो सकता, लेकिन कॉस्ट ऑफ सैलरी यूटिलिटी, तो सर ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है सर, तो इसको कहाँ एक्सपेंस पी एन में जाएगा। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड इन द स्टार्टअप पीरियड। सर जियो एग्जाम्पल आप तो मालूम ही है, जियो, जियो ने क्या किया था, शुरू में सारा फ्री फ्री किया हुआ था, तो जो ऑपरेटिंग लॉस हुई थी उसको कैपिटलाइज कर लेगा नहीं। रेडी फॉर यूज के बाद आप कुछ भी करो, तो वो सर पीएनएल में जाएगा आपका। देखो क्या लिखा है। एम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन its attraction. Oh my god, ticket are sold 50% discount during this period. The operation capacity is 80%. अच्छा ठीक है, operating capacity. The official opening day of the amusement park is 3 months लेटर, 3 महीने बाद का डेट रखा गया। मैनेजमेंट क्लेम दैट सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। अरे वो आपने ने किया है, रेडी टू यूज होने के बाद आप चाह रहे हो कि उस पर थोड़ा सा लोगों का आकर्षण बना रहे, लोग आए यहाँ पे देखे तब तो लोग आएंगे, तो भैया ये सब आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, ये आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है फॉर रेडी टू यूज में। तो भैया ये सब आपका क्या है, एक्सपेंस है, जो कि आप कहाँ डालोगे, इसको पीएनआर में ट्रांसफर करोगे।
ठीक है बच्चों। बच्चों, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है। ये आपका वो एक्सचेंज ऑफ असेट्स वाला है। कॉमर्शियल सब्सटेंस है नहीं है तो आप कैसे करोगे, देखो। तो एंटिटी ए एक्सचेंज कर रही है लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख, मतलब उसकी बुक वैल्यू है 10 लाख, फॉर कैश 20 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 25 लाख। अच्छा ठीक है। व्हाट विल द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ असेट्स रिसीव। और यहाँ पे बोल रहा है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस अगर होता है तो आप क्या करते हो, आप जिसको जो जिसकी फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। और जब कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है तो लोग अपने अपने बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब एक बार बताओ, आपको मशीन मिल रही है 25 लाख की, ठीक है, और आपको कैश, ठीक है, कैश भी आ रहा है आपके पास 20 लाख का। आप समझ रहे हो। तो आपकी जो लैंड है वो कितने की हो गई बच्चों, लैंड कितने की हो गई आपकी, 45 लाख की हो गई ना। सर आपको कैश मिल रहा है, कैश 20 लाख का मिल रहा है, और 25 भी मशीनरी भी 25 लाख का मिल रहा है। तो आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, बुक ये लैंड की, लैंड की फेयर वैल्यू हो गई 45 लाख। तो मशीन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे सर, बुक वैल्यू पे, मशीन जो आ रही है हमें। देखो, प्लांट एंड मशीनरी वुड रिकॉर्डेड है 25 लाख, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो इतने पे ही आ रही है, बदले में आपको कैश भी मिल रहा है। और आपकी ये जो बुक वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45 लाख रुपए, विच इज फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड। सिंपल। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कॉमर्शियल सब्सटेंस से क्या होता है कि आप सब एकदम देखोगे कि इसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी औकात है, उसकी फेयर वैल्यू उतनी है। जैसे एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश डेबिट टू लैंड, ये होगा। प्लांट मशीनरी कितना का आया है सर, 25 लाख का। ये कितने का आया है सर, कैश कितना मिला है सर, 20 लाख का। तो ये कितना हो गया सर, 45 लाख हुआ ना बच्चों। अब बात समझ रहे हो। लेकिन जब डी रिकग्नाइज करोगे तो ये जो है ऐसे नहीं करोगे। यहाँ पे लैंड को कितने में डी रिकग्नाइज करोगे, लैंड की ये फेयर वैल्यू हो गई ना, तो बुक्स में आप 20 लिखोगे और ये 25 आप कितना जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपका एक्सचेंज से प्रॉफिट हुआ। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें लैक कॉमर्शियल, मतलब कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो सर लोग अपनी अपनी बुक्स वैल्यू पर डी रिकग्नाइज करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू तो 13 लाख, एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 25 हजार, हमसे इसे कोई मतलब ही नहीं है, कॉमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। तो अभी क्या बोला, फॉर अ कैश ऑफ रुपीज 15,000, इसने 15,000 रुपया कैश दिया, और कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख, 13 लाख 10 हजार। अच्छा ठीक है, कार वाई की भी फेयर वैल्यू दे रहा है। द ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनी कैश फ्लो आर नॉट expected to change as a result of the exchange. It is same position as it was before the transaction. What will the measurement of cost of assets receive। तुम एक बार बताओ, तुम किसके बुक्स में कर रहे हो, ए के बुक्स में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। तो देखो, ये इसकी डी रिकग्नाइज कितने में करेगा, मैंने बोला जो असेट्स आ रही है। आप क्या कर रहे हो, आप देखो यहाँ से कैश दे रहे हो, कैश आप दे रहे हो ना, कितना। देखो ये बुक वैल्यू 13 लाख की इसकी एसेट थी, इसको क्या मिल रहा है। हम्म। इसको कैश दे नहीं रहे हो बच्चों, ये आपको कैश तो मिल रहा है, ये आपको कैश मिल रहा है। तो कैश डेबिट कर दिया आपने कितने से, 15,000 से कैश डेबिट कर दिया। और यहाँ पे कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो आप जो आपकी जो कार एक्स है इसको आप डी रिकग्नाइज करोगे इसके बुक्स वैल्यू पे 13 लाख पे। तो जो नई वाली आपकी कार है, कार वाई, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सर। ये है सर आपका कैश। ये जो नई वाली कार, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितना हो जाएगा सर, 12,85,000। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था कि जब अब अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो लोग अपनी अपनी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखो इसकी बुक वैल्यू हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं, हम लोग एक्स के बुक में कर रहे हैं। तो एक्स के बुक में जब ये कार एक्स जा रही है तो ये इसकी बुक वैल्यू क्या चली थी, 13 लाख, तो हमने 13 लाख से इसको हाँ निकाल दिया। और जो कैश आई है 15,000, और नई कार की 12,85,000 बैलेंस फिगर हो गई। सर सर आप जो है कार वाई की बुक वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हो। अरे हमसे बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू से हमसे क्या मतलब। हमारे पास जो आ रही है वो कार वाई अपने यहाँ करता, तो कार वाई का तो हमें करना नहीं है, उसकी बुक वैल्यू दी नहीं है। चलो। क्वेश्चन छूटेगा बता देना बच्चों। हम्म, देखो क्या बोल रहा है। सर बोल रहा है एंटिटी हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई कैपिटलाइज इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर। ठीक है। वो बोल रहा है कि वो डेप्रिसिएशन नहीं करेगी, बट प्रोवाइड अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, इज एक्सेप्टेबल। वो बोल रहा है कि जब हम बेचेंगे तभी पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
अरे मेरे भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक अ प्रोविजन, इज अ अप्रोप्रिएशन। कि आप क्या करते हो, आपको ऐसा पता चलता है कि 5 साल में ये एसेट्स खत्म हो जानी है, तो आप उसी की तरफ 5 साल का प्रोविजन बनाते चलते हो कि भाई इतना इतना पैसा हमारा इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो डेप्रिसिएशन आप क्या कर रहे हो, आप इसलिए चार्ज करते हो कि भैया आपको हर साल उसकी वैल्यू पता चल सके कि ये इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। अब आप उसको जो है बुक वैल्यू पे लेके चलोगे तो हर साल आपकी जो है फिक्स एसेट की पोजीशन जबरदस्ती की बढ़ी हुई आएगी। समझ रहे हो? तो ये करना बिल्कुल भी गलत है सर। आपको डेप्रिसिएशन हर एक साल आपको चेंज चार्ज करते रहना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ही नहीं दिखेगी उसको। बताओ। ठीक है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट देखो, टेंजिबल फिक्स एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ। पूरे साल भर जितने साल वो चलेगी उतने साल उसको राइट ऑफ करते रहिए ना, एक साल राइट ऑफ करेंगे ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है। तो depreciation method should reflect the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed। मतलब ऐसा मेथड रखो जैसे आपको लग रहा है कि 5 सालों में ये खत्म हो जाएगी, तो एसएलएम लेके आइए, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको ऐसा करना चाहिए। तो भैया ये जो पॉलिसी अपना रहे हैं कि पूरा एक बात में करेंगे, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको पूरा नहीं करना है, आपको बरोबर करते रहना है। ठीक है। आ जाइए सर। अब क्या है? चेंजेस इन द यूजफुल लाइफ। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डेप्रिसिएशन के मेथड में अगर चेंजेस हो गई, जैसे लाइफ में चेंजेस हो गया, रेट में चेंजेस हो गया, और अगर कोई मान लो सैलवेज अमाउंट में चेंज हो गया, तो मैंने आपको बोला है कि पिछला भूल जाओ, बस आगे क्या करना है वो आपको देखना है। ठीक है। अब ऐसा क्यों, आप पूरी वीडियो देखना तब समझ में आएगा। लेकिन बस इसमें डेप्रिसिएशन अगर कुछ भी चेंजेस होता है, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि इट्स नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि ये जस्ट अ एस्टिमेट है। लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है, सैलवेज वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, तो बेटर एस्टिमेट्स हो सकते हैं, तो कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। और अगर कुछ चेंजेस होता भी है सर, तो पीछे क्या हुआ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते हम लोग बस क्या करेंगे, आगे की ओर देखेंगे। आ जाओ। प्रोस्पेक्टिव। तो अभी क्या बोला, एंटिटी ए परचेज एंड एसेट्स ऑन 1 जनवरी फॉर रुपीज 1 लाख एंड एसेट्स हैड एन यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू नील। ठीक है। उसको बोला है कोई कबाड़ी वैल्यू नहीं है उसकी। कब खरीदा इसने? 1 जनवरी 2001 को खरीदा है। ठीक है बच्चों। अब 1 जनवरी 2005, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए ये? 2002, 2003, 2004, हाँ, और 2005। तो सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल हो गए। तो 4 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 कर लो, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, तो सर आपकी आ गई 40 हजार। 40 हजार डिप्रिशिएट हो गई, तो यानी अभी कितने की वैल्यू बची है सर? 60 हजार की वैल्यू बची है। अब क्या बोल रहा है? डायरेक्टर रिव्यू दैट एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइड दैट द एसेट विल प्रोबेबली यूज फॉर फर्दर 4 ईयर। वो बोला कि अब बस 4 साल यूज होगा। तो ठीक है। तो अब क्या करो, अब इससे डिवाइड आप करोगे 4 साल से, तो आपकी 15 हजार डिप्रिसिएशन आ जाएगी। आप पीछे भूल जाओ आप क्या करते थे। अब आपको क्या करना है, अब आगे देखना है। तो बस, तो देखो कितना है। अब कंपनी कितना चार्ज करेगी? 15,000 नेक्स्ट 4 ईयर। सिंपल। अब देखो क्या लिखा है इसमें। एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट अ मशीन फॉर इट्स ओन यूज, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल मार्च। एक बार बताओ, यूज करो चाहे मत करो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एएस इंडियस पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपनी से अकाउंट पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बोलता है, आपकी जो है रेडी टू यूज हो गई, तो आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है। पुट टू यूज का जो किस्सा है ना, वो इनकम टैक्स में है, प्यारा सा सब्जेक्ट है, आप उसमें जाके पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे रेडी टू यूज से आपको करना है। ठीक है। देखो, द फैक्ट दैट, देखो यहाँ पे आपको चार्ज डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही चाहिए। जो फैक्ट है कि भैया आपका नॉट रेडी फॉर यूज इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है बच्चों, ये आपका रिलेवेंट नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है a property costing 10 lakh is bought in 2001, it is estimated total physical life 50 साल। 50 साल तक वो है चलेगा। हाउएवर कंपनी कंसिडर likely that it will sell the property after 20 ईयर। भले वो 50 साल चले, हम लोग जो है इतनी नहीं रखेंगे कबाड़, हम लोग 20 साल में उसको बेच देंगे। तो हम लोग के लिए लाइफ कितनी है यार? हम लोग के लिए लाइफ तो 20 ही साल होगी ना। हम लोग हम लोग ये क्यों करके चलते हैं कि हमें उतने सालों में उसका प्रोविजन बना के चलना है, हमें उतने साल में उसको राइट ऑफ करना है। तो इसलिए ना चलते हैं 20 20 साल, तो हमारे लिए लाइफ कितनी हो जाएगी? 20 साल। अब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर टाइम बेस्ड ऑन 2001 प्राइसेस। उसको लग रहा है कि 10 लाख रुपए रहेगी। अभी भी 10 लाख रुपए, 20 लाख में भी 20 साल बाद जो है 10 लाख रुपए रहेगी। तो ऐसा कभी संभव है नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी अगर ये कह रहा है, तो ये पूछना क्या चाहता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो पूछ रहा है डेप्रिसिएशन। अरे भाई,
डिप्रिसिएशन निकलेगा कैसे? जब 10 लाख में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हो ना, 10 लाख डिवाइड बाई लाइफ करते हो 20 साल से, तो जब ये जीरो ही हो गया तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बोल रहा है 9 लाख है, तो आप क्या करोगे, तब कुछ एसेट्स की वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे 9 लाख माइनस करिए, तो आपको कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 20 कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 50,000। 50,000, 5,000, आपका 1 लाख, हाँ 5,000। तो देखो आपका कितना आ जाएगा, 5,000। और इस समय क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट, देखो क्या लिखा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट देयर फॉर रुपीज 1 लाख अमाउंट। हाँ, क्या बोल दिया यार इसने, कुछ 10 लाख था क्या वहाँ पे, 10 लाख है केस ए, रेसिडुअल वैल्यू, अच्छा ये है नो डेप्रिशिएबल अमाउंट। मैं कह रहा हूँ कहाँ गया वो। ओके, और आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन मेथड। देखो बच्चों, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड लगाना चाहिए, आपको जवाब देना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दो आंसर आप दे दो, अल्टरनेटिव वन, अल्टरनेटिव टू करके। और इसमें देखते हैं क्या है कि एंटिटी बी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूज ब्लेंडिंग मशीन। ब्लेंडिंग मशीन जो यूज करती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी होगा, द आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो ये आउटपुट वाली बात क्यों कर रहा है, एक हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी यूनिट हर साल प्रोड्यूस हो रही है उतने हिसाब से आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो तो कंसिस्टेंट है, वो सेम है। अच्छा, एंड दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, और वो अलग अलग प्रोडक्ट पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब हर साल उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है, एंड न्यू जनरेशन ऑफ मशीन विथ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग मशीन इज अवेलेबल आफ्टर 5 ईयर। वो बोल रहा है कि हर 5 साल पे आपको नई मशीन मिल जाती है। तो देखो कहीं ना कहीं ये एसएलएम के बारे में बोल रहा है कि 5 साल में आपको राइट ऑफ करनी है। डब्ल्यूडीबी चलोगे तो वैल्यू चलती ही रहेगी, हर बार राइट ऑफ डब्ल्यूडीबी पे आप डेप्रिसिएशन लगाए चल रहे हो, लगाए चल रहे हो। बात समझ रहे हो? तो आपको राइट ऑफ करना है, और डब्ल्यूडीबी में आपको ये भी मालूम है बच्चों कि हर साल आप डब्ल्यूडीबी पे डिप्रेशन लगाते चलोगे और इट्स नेवर कम टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखो लग रहा है ना कि 5 सालों में आपको कोई नई, हमेशा नई मशीन आ रही है, और हर बार इस पे सिग्निफिकेंट, देखो क्या लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप उसको राइट ऑफ करना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि ईयर टू ईयर आपको उसमें मेंटेनेंस लग रहा है, तो 5 साल में राइट ऑफ कर दोगे तो फिर आपकी नई मशीन आती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या लगेगा, एसएलएम लगेगा। ठीक है बच्चों, मैंने पहले बता दिया आउटपुट वाला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेम है। जब हर साल यूनिट्स, जैसे एज एग्जांपल, जैसे पहले साल इसने 10,000 यूनिट्स बनाया, दूसरे साल इसने 15,000 यूनिट्स बनाया, तीसरे साल इसने 25,000, तो आप इस रेशियो में बांटते यूनिट्स प्रोड्यूस। लेकिन अभी वो बोल रहा है सेम है, 10 10 10, 15 15 15, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके ओके ओके, आ जाओ। अब क्या बोल रहा है सर, गेन ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ इंश्योरेंस असेट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी पैसा मिलता है तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। असेट्स मिल गया, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अगर असेट्स नहीं मिला, पैसे मिले, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए बुक्स में, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। तो सर आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करके रिकॉर्ड करोगे। तो देखो क्या लिखा है, एंटिटी ए कैरी प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स 2 लाख रुपए का, दे वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग में जल गई। ओके, द असेट्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड, अच्छा मतलब जो जली है उसके बदले में नहीं दे देंगे, एंड वर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विथ न्यू मशीन एट कॉस्ट ऑफ 20 लाख। ओह माय गॉड, 20 लाख की मशीन वो दे रही है उसको। द मशीन वर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये 2 लाख वाली मशीन उसने एक्वायर कर लिया, जो भी था उसका, एंड कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एच कैश कंपनसेशन, कंपनी को अभी मिला नहीं है। हाउ शुड ये अकाउंट फॉर द सेम। पहले ये बताओ, ये जो लॉस हुआ है, ये तो आप पूरा पहले पीएनएल में दिखाओ। ये 2 लाख रुपए ये पूरा पीएनएल में चार्ज करो, क्योंकि आपकी लॉस बाई फायर हो गई। और ये जो 20 लाख रुपए अभी मिली नहीं है, तो जब ये इसका सर्टेनिटी हो जाए, रेवेन्यू रिकग्निशन AS 9 आपने पढ़ा होगा, कि जब ये सर्टेनिटी हो जाए कि भैया इंश्योरेंस कंपनी से मिलना तय है, तो आप इसको रिकॉर्ड करिए, इसको भी बुक्स में, बस खत्म। और मैंने फेयर वैल्यू आपको बोला ही है कि द रिसीवेबल शुड बी मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस। जो भी फेयर वैल्यू आपको मिले असेट्स के औकात के बराबर, आप उसको रिकॉर्ड करिए। खेल खत्म बच्चों। ठीक है, और ये देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी वो है लॉस, पीएनएल में चार्ज करिए, जो आपकी डी रिकॉग्नाइज करना है कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी, जो आपकी जल गई है। ठीक है, अरे ये क्या खुल गया, अरे ये क्या होता है यार ये।
ठीक है, अब देखो ऐसा आपका हो गया। अब आपको एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं, आ जाओ। जितने एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले एग्जाम में। यहाँ पे 1A आया हुआ है आपका मई 23 में। आ जाओ, मई 23 निकाल देते हैं। मई 23 कहाँ है बच्चों? 1A। अरे खुल जाओ, खुल जा सिम सिम भाई। ये नहीं खुलेगा क्या? ये तो अलग ही हो गया इसका। खुल गया। देखो क्या बोल रहा है।